नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और आज हम बात करेंगे बैंक एग्जाम की स्ट्रेटेजी के लिए और इस बारे में देखेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो अगर आपके कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई जानकार या आप खुद अगर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो भी आपके जानकार हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। और बात करते सीधे सीधे हमारे टॉपिक पर आते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकली हमारी बातों को रखेंगे और बहुत ही चीजों को आसान भाषा में हम उनसे समझेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है, बच्चों के दिमाग में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैंने तो साइंस फील्ड लिया था या फिर मैंने आर्ट्स फील्ड लिया था या फिर मैंने कॉमर्स लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस फील्ड से हो, आप कौन से स्ट्रीम से आते हो, आपने 10th में किस तरह का स्कोर किया है या 12th में किस तरह का स्कोर किया है। जो बैंक एग्जाम जो आपको मांगता है वो एक जस्ट ग्रेजुएशन मांगता है, उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं लेना देना। जो ज्यादा मैटर करता है वो आप इस एग्जाम की कितने डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, कितनी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। और इसके जो दो की रोल हैं, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा, वो मैं इस वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से चीजों को तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बैंक एग्जाम को समझते हैं, बैंकिंग सेक्टर को समझते हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप बात करें तो अगर आपकी कोई रिलेटिव या कोई भी आपका जानकार बैंक में अगर काम करता होगा तो आपको एक चीज उनसे जानने को मिलेगी। बैंक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एक्यूरेसी। क्योंकि अगर आप एक हल्का सा भी प्लस और माइनस का डिफरेंस क्रिएट कर दें, एक जीरो का भी डिफरेंस आपका क्रिएट हो जाता है तो बहुत बड़ा मिस्टेक क्रिएट हो जाता है। मान लो अगर आपको 1000 रुपए किसी के अकाउंट से विड्रॉ करने थे, गलती से आपने 10,000 कर दिए तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। दूसरा, स्पीड। तो सबसे पहले जो भी एस्पायरेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहला फोकस उनका होना चाहिए एक्यूरेसी पर। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। जब हम शुरू करते हैं चीजों को तो हम एक्यूरेसी की तरफ तो बढ़ते हैं लेकिन हमारी स्पीड नहीं होती। हम देखते हैं जब हम मॉक्स लगाते हैं या फिर जब हम टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में चीजें कर रहे हैं। तो आपको उनको कंपेयर नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। बात आती है स्पीड की, तो अगर आप एक्यूरेसी के साथ चीजों को करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपकी स्पीड भी बढ़ती है। किसी की स्पीड नहीं बढ़ती, इसलिए आपको फिलहाल फोकस करना होगा। अगर शुरुआती दौर में है तो आप एक्यूरेसी पर फोकस करें, स्पीड आपकी प्रैक्टिस के साथ बढ़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से एग्जाम्स होती हैं। बैंक एग्जाम जो होती हैं, दो टाइप के एग्जाम होती हैं, जिसमें एक क्लर्क का एग्जाम होता है और एक ऑफिसर का एग्जाम होता है। अगर आप क्लरिकल की एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर आपके दो सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर एक आपका प्रीलिम एग्जाम होता है और एक जगह पर मेंस एग्जाम होता है। और अगर आप ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू भी होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती हैं, जैसे एसबीआई अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है, एसबीआई क्लर्क और ऑफिसर्स के लिए। और दूसरा, आईबीपीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है जो कि एग्जाम्स कंडक्ट कराता है बाकी जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके लिए। और उसके बाद फिर रीजनल रूरल बैंक की एग्जाम भी आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है। और उसके साथ ही एलआईसी की एग्जाम्स जो होती हैं या फिर इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम्स होती हैं, उनका सिलेबस भी कहीं ना कहीं सेम होता है बैंक एग्जाम से। और बैंक एग्जाम की तैयारी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसी दिन आपको पता होता है कि आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में किस दिन होगा। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है एस्पायरेंट्स के लिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब हम देखते हैं प्रीलिम एग्जाम की बात करते हैं। मेन एग्जाम की बात हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपसे करेंगे। प्रीलिम एग्जाम में आपके 3 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। और मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस टोटली डिपेंड होता है आपकी 10th में जो आपने पढ़ा है उसी पर। मैथ्स में आपके लिए जैसे डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरीके से अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका पजल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसी तरीके से इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पैसेज और जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये हो गया एक बेसिक
मतलब थिंकिंग किस तरीके से आपकी एग्जाम्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज की। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल ही निकाल दें कि आपने 10th में अच्छा स्कोर नहीं किया है, आपका मैथ्स बहुत वीक है, आपका इंग्लिश बहुत वीक है, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। ठीक है, आपको एक फ्रेश माइंड के साथ तैयारी करनी है। अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैथ्स के पीछे मेहनत ज्यादा करनी है। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंग्लिश के लिए ज्यादा मेहनत करनी है। बस ये इतनी सी बात है, इसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं। तो किस तरीके से आप तैयारी करेंगे? सबसे पहली बात तो आप सिलेबस देखें। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं, उसके बारे में आप देखें और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। पहली बात ये होती है कि कोई भी स्ट्रेटेजी किसी के लिए काम नहीं करती, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल, सबका टीचिंग पैटर्न, सबके मेमोरी पावर सबका अलग अलग होता है। इसलिए सभी को अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूं कि आप किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। वन लाइनर जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, सिलॉक्स होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक होते हैं। जो मेन आपका पोर्शन कवर करता है वो होता है पजल। हाफ ऑफ द टोटल मार्क्स होता है वो कवर करता है। तो आपको पजल के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना है। और किसी भी तरह की दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो होता है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस जो भी है वो कंप्लीट करें। और जो पजल की क्लासेस है वो मैं आने वाले दिनों में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जिनको भी पजल सीखना हो वो पजल सीखें। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपका जो सिलेबस होता है उसे आपको कंप्लीट करना है और अच्छे एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअली समझकर कंप्लीट करना है और हड़बड़ाहट नहीं करनी। सबसे पहली बात तो हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करनी। लोगों को नहीं देखना है कि आप मॉक लगा रहे हैं, उसमें टॉपर है, वो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। इस तरह की हड़बड़ाहट नहीं करनी है। पता नहीं उन्होंने कितना समय लगाया होगा वहां तक पहुंचने के लिए, आपने जस्ट शुरू किया है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। जो भी आपकी कंपटीशन एग्जाम्स होती हैं वो पेशेंस के साथ होती है, हड़बड़ाहट से नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना ये है कि सिर्फ आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पर। ठीक है, जैसे आप रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग में आपको मतलब रीजनिंग तो आपका ऐसा होना चाहिए कि भले आप 35 में से 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन 20 के 20 राइट करें। क्यों? क्योंकि बैंक एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। 100% एक्यूरेसी में आपको प्लस मार्क्स पे मिलते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों ने जैसे 35 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 के 30 राइट थे, उनके मार्क्स थे 32। समझ में आया? तो इस तरह की चीजें बैंक एग्जाम में देखने को मिलती है। एक्यूरेसी के प्लस मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए आप एक्यूरेसी पर फोकस करें। ठीक है, और डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है, बिना किसी घबराहट के। और धीरे धीरे, जहां तक बात रही स्पीड की, तो आप एक्यूरेसी के साथ चीजों को सॉल्व करते रहेंगे और डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपकी स्पीड भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। अब आते हैं मैथ्स। मैथ्स एक क्रिटिकल सब्जेक्ट हो जाता है। जहां बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग लगभग लगभग हर बच्चे को समझ आ ही जाती है। तो बात करते हैं मैथ्स की, तो मैं यहाँ पर सिर्फ प्री की बात कर रहा हूँ, तो उसको मेंस के साथ कोऑर्डिनेट मत करिएगा, क्योंकि मेंस का जो थीम होता है, मेंस की जो एक एग्जाम पैटर्न और स्ट्रेटेजीज होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है प्री से। तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। तो वो ये सोचते हैं कि मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स हमें करने हैं, ये करने नहीं। आपको सारे चैप्टर शुरुआत से ही नहीं करने। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है सिंप्लीफिकेशन पर, रेशियो पर, परसेंटेज पर, प्रॉफिट लॉस पर, ठीक है, एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर, और उसके बाद डीआई पर। और डीआई के बाद अगर आप करना चाहते हो तो नंबर सीरीज जो होती है, जिसके अंदर रॉन्ग नंबर सीरीज और इस तरह की सीरीज आती हैं, उन चीजों पर आपको फोकस करना है। जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन होता है उसको आपको ये सब प्रैक्टिस करने के बाद करना है, पहले नहीं करना है। क्योंकि आप पहले करने लग जाओगे तो अरिथमेटिक ऐसा चैप्टर होता है, लगभग 10 से 12 चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में आपको 10 से 12 मार्क्स मिलेंगे। मतलब ऑन एन एवरेज हर चैप्टर का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो 10 से 12 चैप्टर करके आप 12 नंबर लेके आ रहे हो, उससे बेटर है कि आप 5-6 चैप्टर करके अच्छे से प्रैक्टिस करके 22 से 25 मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, जब ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आप अरिथमेटिक करें। और अरिथमेटिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल मेरा सजेशन, जो अभी नई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो है सबसे पहले बेसिक जो चैप्टर्स हैं, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनको करने के बाद तुरंत डीआई पर जंप कर जाए।
ठीक है। और डीआई की बहुत बेहतरीन आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और धीरे धीरे अपनी जो एक्यूरेसी है उसको, और मैथ्स और रीजनिंग में आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर गलत हो जाता है इट्स ओके, बट आपको कोशिश यही करनी है कि 90+% आपकी एक्यूरेसी रहे। मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन किए हैं तो लगभग लगभग 9 तो आपके सही होने ही चाहिए। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मैथ्स के अंदर आपको कैलकुलेशन स्पीड पर काफी ज्यादा ध्यान देना है, जिसके लिए आपको जो आपके टेबल हैं 30 तक टेबल आपको याद करने ही पड़ेंगे। 30 तक टेबल याद करने हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं आपको बोलूं कि 12 का टेबल, अगर आपको मैंने 12 8 आपको बोला तो आपको ये करना पड़े कि 12 1 12 12 2 24, ऐसा नहीं। 12 8 96 डायरेक्ट आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस होती है। इसके बाद आपके स्क्वायर और क्यूब ये आपको करने पड़ेंगे। 30 तक आपके स्क्वायर और एटलीस्ट 20 तक आपको क्यूब जो है वो करने ही पड़ेंगे मैथ्स के लिए। और उसके बाद कुछ मैथ्स के लिए मल्टीप्लिकेशंस है। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत सारे तरीके आपको दिए जाते हैं, बट मैं एक आपको तरीका सिखाऊंगा जो हर जगह पर वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स के बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन हम आपको एक तरीका ऐसा सिखाएंगे जहां पर आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी तरह के क्वेश्चन में आप उसे अप्लाई कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें हम सीखेंगे। तो मैथ्स के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट जो कि होता है इंग्लिश। ज्यादातर बच्चे जो खास करके इंग्लिश मीडियम से नहीं है, इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड है, उसके बावजूद भी इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। हमें ग्रामर में बहुत दिक्कत होती है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में बहुत दिक्कत होती है। जहां बात कर रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी की, इंग्लिश में हमें नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो इंग्लिश का सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आप इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर सबसे पहले अपना जो भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार क्लियर कर दें। जिस भी बुक से आप पढ़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस भी बुक से पढ़ते हो उस बुक से आप पढ़ें और उनके जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार कवर कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी मॉक्स लगाते हो, चाहे अड्डा 247 के मॉक्स लगाते हो, चाहे प्रैक्टिस मॉक के लगाते हो, हॉलीवुड के लगाते हो, गाइडली के लगाते हो, स्मार्ट कीड़ा के लगाते हो, जिसके भी आप मॉक्स लगाते हो, जो उन मॉक्स को आप लगाते रहें, ठीक है। और उसके अंदर चीजों को देखते रहें कि किस तरीके से किसी चीज का सॉल्यूशन किया जा रहा है। ये तो हो गई बेसिक आइडिया। अब इसके बाद आपको जो करना होता है वो दो चीजें आपको इंग्लिश में और करनी है। एक वोकेबलरी, आप एक डेली रूटीन बना लें कि कम से कम 10 वोकेब्स जो है आपको डेली याद करनी है और उसके बाद उसको रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने कोई 10 वोकेब याद करी, 4 दिन बाद आपको पता ही ना हो कि वो वोकेब क्या है, ठीक है। तो 10 वोकेब आपको डेली याद करनी है और लगभग लगभग आपका टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग आप आधे से 1 घंटा डेली आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज इन द सेंस आर्टिकल, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल्स आपको डेली पढ़ने हैं, कम से कम 1 घंटा। अब 1 घंटा पढ़ना है, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आपको मैंने 1 घंटा कहा, 1 घंटे में आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वालिटी करनी है। 1 घंटे में भले आप एक ही पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन उस एक पैराग्राफ के एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आता, मोबाइल में ही आपकी डिक्शनरी आती है, उस पर जाओ, सर्च करो और उसका मीनिंग समझो, ठीक है। इस तरीके से मतलब आपको वो पूरा का पूरा कंप्लीट समझ में आना चाहिए। आप 1 घंटे में ज्यादा नहीं, एक पेज भी पढ़ पा रहे हैं बहुत इनफ है, अगर आप उसे से पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आते हैं ये इंग्लिश रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करें। रीजनिंग में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होता जो आपको नहीं समझ में आएगा। खास करने के बाद पजल पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि पजल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके जो मैंने 2-4 चैप्टर आपको बताए वो करके सीधा आप डीआई पर जंप करें, डीआई कंप्लीट करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और उसके बाद आते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश पर आपको जो सबसे पहले आपको अपना ग्रामर है वो कंप्लीट कर देना है, ग्रामेटिकल रूल्स जो है वो कंप्लीट कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको पैसेज करने हैं। अब जो डेली करने वाले काम है वो आपके लिए ये है कि डेली आपको टेबल जो है
भले आपको याद हो तब भी डेली टेबल को आपको याद करना है। डेली टेबल के लिए आपको 10 से 15 मिनट निकालने हैं और सबसे बेस्ट टाइम यही होता है कि आप रात के सोते समय इसके लिए समय निकालें, ठीक है। और उसके बाद जो टेबल हैं, स्क्वायर, क्यूब, रूट हैं, ये सारी चीजें आप करें और इनका आप डेली रिवीजन भी करें। फिर वॉकेब है, जो वॉकेब आप दिन में आपने पढ़ी रात को सोने से पहले, उसका आप जरूर एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी डेली करनी है। अब आप बात करते हैं मॉक्स की, ठीक है। जो मॉक्स देते हैं, पूरा 100 मार्क्स का पेपर देते हैं, तो उसको किस तरीके से देना और क्या क्या चीजों का उसमें ध्यान रखना है। अगर आपने अभी जस्ट शुरुआत ही करी है या फिर कुछ टॉपिक्स ही आपने पढ़े हैं, तब भी आप मॉक जरूर दें, ठीक है। भले हफ्ते में एक ही मॉक दें, लेकिन एक मॉक जरूर दें। वीक पे दे सकते हैं आप, जिस दिन भी आपको टाइम मिलता है उस दिन आप जरूर मॉक दें, ठीक है। मॉक देने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उतने क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है, बस गलती नहीं करनी। बस ध्यान ये देना है कि मॉक कंप्लीट होने के बाद आपको उसका एनालिसिस ज्यादा करना है। अगर आपको 1 घंटा लगा है एक मॉक को देने में, तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको लगने चाहिए उसके एनालिसिस में। अब एनालिसिस में करना क्या होता है? एनालिसिस में आपको देखना होता है कि आपने जो क्वेश्चन किया वो राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट है तो आपने उसे कितने टाइम में कंप्लीट किया, एवरेज लोग उसे कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं और टॉपर उसे कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। ये सारी चीजें आपको हर मॉक में आजकल देखने को मिलती है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरा कि क्या आपने जिस मेथड से किया उसी मेथड से उसका सॉल्यूशन भी है या किसी और मेथड से है। अगर आपका रॉन्ग हुआ है तो क्यों हुआ है, और अगर आपको नहीं आया तो क्या ऐसा था जो उसमें नहीं आया था। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तब नहीं आया तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपने वो टॉपिक पढ़ा है और उसके बाद भी आप नहीं कर पाए, तो आपको देखना होगा कि उसके अंदर ऐसा क्या था जो आप नहीं सॉल्व कर पाए, ठीक है। और इसके बाद आपको ये चीज देखनी है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, धीरे 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 आपको अपने हर रोज आपको ये टारगेट रखना है कि आपको अपने मार्क्स जो है इंक्रीज करने। बस इतना ही दिमाग में रखना है कि आपको 100% आउटपुट देना है। ये चीज आपको दिमाग में खास बैठा के रखनी है। उसका जो एनालिसिस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस। जितना बेहतरीन आप एनालिसिस करोगे उतना ही बेहतरीन आपको आगे रिजल्ट भी मिलेगा। और आप एक चीज ध्यान रखें कि अगर मॉक में कोई क्वेश्चन आया और वो अब दोबारा जब आ जाए तो उस मॉक में आपको आना चाहिए, इस बात की आपको खास ध्यान रखनी है। नहीं तो अगर आप सिर्फ मॉक देते ही चले जा रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप वहीं के वहीं स्टैंड करेंगे। अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको हर बार अपने आप को जज करना होगा, हर बार अपने आप को देखते रहना होगा। दूसरी बात, ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है। कंपटीशन एग्जाम कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं होती, एक लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए आपके माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स रखना बहुत जरूरी होता है, आपको ध्यान भी करना होगा। अगर आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो आपको म्यूजिक भी सुनने होंगे, ठीक है। लगभग आधा घंटा दिन का आप जो है इस तरह की चीजें जरूर करें, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। और दूसरा, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि ये मॉक ले लो, ये मॉक काफी बेटर है, ठीक है, ये ऑलिव बोर्ड का ले लो, गाइडली का ले लो। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बोल रहा, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इसका मॉक ले लो, इसका मॉक ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मॉक लें, बस आपको उसे पूरी शिद्दत के साथ देना है, पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट करना है। वो चाहे कितना ही ईजी मॉक क्यों ना हो, वो आपको अपना बेनिफिट देकर जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इस चीज के पीछे मत भागो कि यूट्यूब पर आप देख रहे हो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं, ये मॉक बेटर है, ये मॉक बेटर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है कि आप किस तरीके से उन चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि मैं लास्ट में बताऊंगा, और वो ये है कि इस एग्जाम में आपको जो चीज पास करा सकती है वो दो ही चीजें हैं। सबसे पहली मेहनत और दूसरी कंसिस्टेंसी। मेहनत एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं, एक दिन का भी गैप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक भी दिन का गैप आप उन बाकी सारे बच्चों से पीछे हो जाएंगे जो बच्चे इतने सालों से आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आपका कंपटीशन, आप जो एग्जाम हॉल में जाते हो तो वहां जो भीड़ देखते हो उनसे नहीं है, आपका कंपटीशन उस बच्चे से है जो बच्चा बहुत ही ईमानदारी से तैयारी कर रहा है। समझ में आया ये चीज?
ठीक है। आप फॉर्म देखते हैं कि जब एग्जाम आती है तो कुछ 2-4 हज़ार वैकेंसीज हैं और उसके लिए लाखों में फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तो उन लाखों की जो भीड़ है उससे आपकी कंपटीशन नहीं है। आपकी कंपटीशन सिर्फ उन 10,000 लोगों से है जो आपके सामने वो मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को करना है, बहुत ही शिद्दत साथ के साथ अपनी तैयारी को करना है और अपने जो ड्रीम है उसको आपको लेकर चलना है। और कभी ये ना सोचें कि मैं क्लर्क की तैयारी करूंगा, क्लर्क एग्जाम में जाऊंगा तो क्लर्क की तैयारी करूंगा, ऐसा ना सोचें। आपके लिए सारे ही एग्जाम बेटर हैं। ठीक है, आप तैयारी करें, ठीक है, बस सिलेक्शन लें। ठीक है, जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसा ये कोई मायने नहीं होता कि मुझे सिर्फ क्लर्क की तैयारी करनी है, ऑफिसर की नहीं करनी है। ठीक है, आप पास हो जाओगे उसके बाद आप ये सोच सकते हो कि मैं क्लर्क में जाऊं या ऑफिसर में जाऊं। आपके हाथ में जिस दिन दोनों होंगे उस दिन आप डिसाइड कर सकते हो। अभी फिलहाल आपको जो भी एग्जाम आपके सामने आए बस उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे और भी हम बातें करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।